ग्लोबली लार्ज स्केल पे जाएंगे, एनर्जी कंजर्व नहीं है। एनर्जी रहेगी कंजर्व। अब मैथमेटिकली आइंस्टाइन ने ये कह तो दिया, मगर इसका जस्टिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे कि टाइम की सिमेट्री की वजह से यूनिवर्स में एनर्जी का कंजर्वेशन आता है, which are differently affecting the space time curvature। वहां पर क्या टाइम अब सिमेट्रिकल रहेगा? दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, कुछ थिएटर की, कुछ सवाल के जवाब, कुछ साइंस की बातें। और बाय द वे ये वीडियो आज बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएगी, शायद कुछ जवाब भी देखी जाएगी। एनीवेज, बहुत दिनों बाद मैंने थोड़े पैसे खर्च करके एक डायरी ली है जिसका नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बट हम यहाँ बैठे हैं टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। यस, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट इनफ। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। बीच बीच में शायराना अंदाज आ जाता है मेरे अंदर। एनीवेज, हमारे डॉक्टर साहब एक ज़माने में बेहतरीन फुटबॉल के प्लेयर थे, दोनों टांगे तोड़वा बैठे, तो आजकल वो फुटबॉल खेल नहीं पाते। एनीवेज, सवाल ये है, इस वीडियो की शुरुआत में एक सवाल से कर रहा हूँ जो आपसे भी पूछता हूँ कि क्या होगा मैं आउटर स्पेस में जाऊँ डॉक्टर साहब को लेके, डॉक्टर साहब अपनी फ़ुटबॉल की वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाएं, अपनी करामात दिखाएं, उस बॉल को, फुटबॉल को एक मस्त किक मारे पाट आउटर स्पेस में पाट। तो जैसे हमने सुना है एक स्टेटमेंट कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाए, तो क्या वो फुटबॉल तमाम उम्र, तमाम जिंदगी मिनिमम फोर्स जो उस पर उसको नेगलेक्ट कर दे, अगर हम सब ग्रेविटेशन फोर्स को नेगलेक्ट कर दे, तो क्या वो डीप स्पेस में कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी? जवाब है नहीं, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। वो एनर्जी कहाँ जाएगी जो डॉक्टर साहब की मस्त मस्त टांगों ने, टूटी हुई टांगों ने उसको प्रोवाइड की थी? वो एनर्जी है या नहीं है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जवाब मैं दे देता हूँ, नहीं रुकेगी, मतलब रुक जाएगी कंप्लीटली, वो खत्म हो जाएगी एनर्जी। कहाँ जाएगी हम उस पर बात कर लेंगे। तो वीडियो का इंट्रोडक्शन फिर से आप सबके प्यारे डॉक्टर साहब करेंगे। डॉक्टर साहब, म्यूजिक इंडीड। तो देखिए, सवाल जो इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या वो फुटबॉल चलते जाएगी, इन्होंने तो जवाब भी दे दिया कि नहीं चलेगी। लेकिन इतने सारे वीडियोस में हम कई बार ये कह चुके हैं that energy can neither be created nor destroyed. Also, energy is always conserved. But if energy is always conserved and there is minimal forces or negligible forces acting on the football, तो फिर वो क्यों रुक जाएगी? देखिए, इसके पहले कि हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की बात करें, सिंपल चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक साइंसेस हमें स्कूल में पढ़ाई गई थी, उन्हें हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और सवाल, एनर्जी है क्या? एनर्जी आई कहाँ से, है ना? तो इसको, यही सवाल खाली मेरे आपके मन में नहीं है, हर इंसान के मन में बहुत पहले भी था। तो एरिस्टोटल ने ये कहा था कि यार देखो, जब तक ये एक, अगर मेरे हाथ में कलम है, जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्टिविटी ना करूं, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है? बट अगर मैंने एनर्जिया जो उनके हिसाब से, अगर मैंने इसके ऊपर किसी तरह का एक्शन डाला, फॉर एग्जाम्पल पुशिंग, तो मैंने इसको एनर्जिया दिया, एंड ये एनर्जिया के रहते ये गिर जाएगी। साथ ही साथ एनर्जिया कब होती है? मैंने अगर इसे ढलान पे रख दिया तो, है ना? तो कुछ एक्शन जब होगा तब चीजें मूव होंगी, ठीक है? फिर यही आइडिया पर धीरे धीरे कई लोगों ने काम किया, और फिर हम आते हैं गैलीलियो के ऊपर। जैसा हमने पहले आपको कहा था, गैलीलियो अलॉन्ग विद एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्सप्लेन मोशन एंड वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद ग्रेविटी। उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से एक हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट फेंक कर ये कहा था कि दोनों पर ग्रेविटी का इफेक्ट सेम पड़ा, क्योंकि दोनों एक ही साथ नीचे गिरे, बिल्कुल, है ना? साथ ही साथ उन्होंने और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस पढ़े थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए अब ये कलम नहीं है, ये एक पेंडुलम की स्ट्रिंग है, मैं इसको एक तरफ इस हाइट पर ले जाता हूँ और अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब ये मुड़ के वापस दूसरी साइड पे उतनी ही हाइट अटेन कर ले रही है। लेकिन हमें अब तक ये तो पता है, एरिस्टोटल ने भी कहा था कि यहां से यहां जाने में एक्टिविटी लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इस सिस्टम को, मगर ये एनर्जी हमने तो नहीं दी, हमने तो इस साइड से छोड़ दिया ना।
तो यहाँ तक आई कैसे? सो समथिंग इज हैपनिंग हियर जो हम बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। फिर खैर न्यूटन साहब ने ग्रेविटी समझाई, लॉज ऑफ मोशन दिए, मोमेंटम हमें समझ में आया कि मोमेंटम कंजर्व है। यस और साथ ही साथ फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि यार एक को रिलेशन है यहाँ पर, है ना, कि जिस वेलोसिटी से मैं इसे छोड़ता हूँ, जिस हाइट से मैं इसे छोड़ता हूँ, उसका स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इन हियर, है ना। फिर आते हैं हम द फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, जेम्स जूल ने ये नोटिस किया कि यार जब एक इंजन में मैं अगर थोड़ा सा वर्क दे रहा हूं उसमें, जितना मैंने वर्क डाला है उतने ही अमाउंट की हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट भी एक एनर्जी है। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल। फिर आगे चलकर विलियम हेल्महोल्ट्ज ने ये देखा कि अब मैं सब की लिखाई पढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ। अब इन्होंने जब सबकी लिखाई पढ़ी, जेम्स जूल, गैलीलियो, न्यूटन, एरिस्टोटल, इन सब का काम पढ़ के उन्होंने ये कहा कि एनर्जी जो है एक सिस्टम में हमेशा कंजर्व रहती है। अगर आपने उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क दिया, उतनी ही हीट एनर्जी रहेगी और वो कंजर्व रहेगी, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, है ना। खैर, अब जब हम समझ चुके हैं कि ये एनर्जी क्या है, तो हम थोड़े साल और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइंस्टाइन ने उनके रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स को लेकर फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था, अलॉन्ग विथ हिल्बर्ट, जिन्होंने उनकी मैथ्स को सॉल्व करने में हेल्प की थी। तो रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल स्टार्टेड गेटिंग अप्लाइड इन एवरीथिंग, इन मोमेंटम जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, एंड इन एनर्जी एज वेल। हम ये भी कह चुके हैं कि आइंस्टाइन साहब जो थे उन्हें मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी लेकिन हमें क्या पता था, उस जमाने में हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई एनर्जी रहेगी कंजर्व। अब मैथमेटिकली आइंस्टाइन ने ये कह तो दिया, मगर इसका जस्टिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई थी बहुत अच्छी तरह से। तो उस जमाने की दुनिया, उस जमाने के साइंटिस्ट, दिग्गज लोग उन्होंने कहा कि यार चलो टेस्ट करके देखते हैं किस तरह से हम ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथ्स के थ्रू दिखा सकते हैं। मगर बात ये है कि आप तो कह रहे हो एनर्जी कंजर्व ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अब मैं आप सबको बता दूं, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल सटीक है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड है। ग्लोबली लार्ज स्केल पे जाएंगे, एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि ये भी सोचिए कि एक जब सो कॉल्ड बिग बैंग हुआ, मान लीजिए हाई एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकले थे, हाई एनर्जी वाले फोटोन्स निकले थे, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसीज वाले फोटोन्स निकले थे। हम तक आज पहुंचते पहुंचते वो माइक्रोवेव्स बन चुके हैं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले बन चुके हैं। तो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आज लो एनर्जी वाले फोटोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो जो एनर्जी खत्म हुई वो कहाँ गई? जवाब है कहीं नहीं गई, एनर्जी कंजर्व नहीं। मेरे कहने का मतलब ये भी है, जब मैंने एक नाम लिख के रखा था, 1842 में जूलियस रॉबर्ट साहब ने जब बता दिया था कि एनर्जी कंजर्व्ड है क्लोज सिस्टम का, वो बहुत लिमिटेड चीज़ में अप्लाई कब होने लगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जब हमने अप्लाई करने लगे उस प्रिंसिपल को। इनफैक्ट आइंस्टाइन भी जबरदस्ती अप्लाई कर रहे थे अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कि भैया एनर्जी कंजर्व लगाता हूँ, यूनिवर्स मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम एनर्जी कंजर्व। यार तुम कौन होते बताने वाले? ऐसे कैसे जान दे देंगे इसके लिए? मगर हाँ, एक कॉन्सेप्ट जो शायद ये बता सकता है वो है एंट्रोपी। मैं वही बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब कि सिस्टम की मैंने एंट्रोपी बहुत बढ़ा दी है। एग्जैक्टली, एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिस चक्कर में मैं उसके अंदर से यूजफुल वर्क नहीं निकाल पा रहा हूँ। भैया सिस्टम को, मतलब कि किसी को ओवरऑल सिस्टम को मैं एक सिस्टमैटिक वे में डाल के ओवरऑल एंट्रोपी कम करके मैं यूजफुल वर्क निकाल सकता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब समझ रहे ना कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया सिस्टम की एंट्रोपी बहुत बढ़ा दी है, एंट्रोपी कम करके आप यूजफुल वर्क निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब एनर्जी ही कंजर्व नहीं है। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। देखिए, आजकल के ज़माने में हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है दूसरों से आगे रहने के लिए और ख़ुद को सस्टेन करने के लिए। इससे क्या होता है, हमारी लाइफ की एंट्रोपी बढ़ती है, लाइफ की रैंडमनेस बढ़ती है और ओवरऑल आपके वर्क की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन यहीं पर आता है ओडू।
Odoo एक ऐसा ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो, जैसे कि CRM, सेल्स, इन्वेंट्री और इनवॉइसिंग। ये सब की सब चीज़ें आप एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। Odoo का एक सबसे खास बात क्या है ना, एक ऐप फ्री मिलती है। अब उस ऐप फ्री मिलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं उस फ्री ऐप का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी एक ई-लर्निंग वेबसाइट भी बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल अपने सिस्टम की अपना एंट्रोपी कम करके यूजफुल इफेक्ट निकाल सकता हूँ, यूजफुल वर्क निकाल सकता हूँ, एक उसको सिस्टमाइज चैनलाइज करके लोगों तक अपनी कहानियाँ, अपने कोर्सेज पहुँचा सकता हूँ। ई लर्निंग पूरी वेबसाइट बन जाएगी। अब सवाल ये आता है मेरे पास कि भैया मुझे तो नहीं आती कोडिंग, ना ही मुझे आती है, तो ज़रूरत भी नहीं है। Odoo से आप सिंपल 4 स्टेप्स में पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे फैकल्टी ऑफ साइंस की वेबसाइट बनानी है, तो मुझे सिर्फ ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, चूज वेबसाइट टाइप एंड बिजनेस कैटेगरी। दूसरा, चूज कलर पैलेट या फिर आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, ऐड पेजेस एंड फीचर्स। और चौथे स्टेप में आपको बस कोई एक थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी और बस हो गई आपकी पूरी वेबसाइट तैयार। अब इस फैकल्टी ऑफ साइंस की वेबसाइट में आप अनलिमिटेड कोर्स ऐड कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेक्शंस और कंटेंट के हिसाब से। यही नहीं, आप वीडियोस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं यूट्यूब या गूगल ड्राइव के जरिए। इनफैक्ट पीडीएफ्स, इमेजेस और क्विज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं एक ओवरऑल डायनामिक और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। और आपके स्टूडेंट्स बिना किसी लिमिट के उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, Odoo गिव 1 ईयर ऑफ कस्टम डोमेन एंड फ्री होस्टिंग सपोर्ट फॉर लाइफ टाइम। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करो और आज ही रजिस्टर करके अपने बिजनेस को ईजिली मैनेज करो। मगर बात यहाँ एंट्रोपी की नहीं हो रही जनाब, बात यहाँ हो रही है कि एनर्जी कंजर्व नहीं है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि यूनिवर्स कैसे बताता है कि कोई चीज़ कंजर्व है? कैसे आपने ये मान लिया कि मोमेंटम कंजर्व है, तो उस चीज़ के लिए क्या बोला जाता है? यूनिवर्स ने क्या सिग्नल दिया कि भैया हमने अपना मोमेंटम कंजर्व रख रखा है, हमने अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रख रखा है, हमने अपनी एनर्जी कंजर्व रख रखी है। किस चीज़ से, किस बिना पे आप ये कह पा रहे हो? ये सारी चीज़ें एक मैथमेटिकली वे में प्रूव की गई थी। एक बेहतरीन दिमाग गया था इस चीज़ के ऊपर, जिसने समझाया दुनिया को सिमेट्री का यूज़ क्या है दुनिया में, व्हाट इज सिमेट्री, उसकी मैथमेटिक्स क्या होती है और क्या नहीं होती है। ये सारी एक इंसान की दिमाग की उपज थी और उसने क्या बेहतरीन काम किया, वो सारी कहानियां मैं कह नहीं सकता। हमारे साथ बेहतरीन कहानीकार बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, फिर से म्यूजिक उस इंसान के बारे में। देखिए, सूफियान इसलिए है और आइंस्टाइन इसलिए है कि उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो फील्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए तो उन्होंने काफ़ी सारे, हिल्बर्ट जिनके साथ वो काम कर रहे थे उनसे भी कहा। हिल्बर्ट की एक स्टूडेंट थी। अब आप ये देखिए कि महिला जो है ना, स्त्रियां जो हैं या कोई भी इंसान अगर है, आप उसको सिस्टमैटिकली दबा नहीं सकते। बिल्कुल। एक महिला थी जिनका नाम था एमी नोथर, ठीक है। उनके पिताजी एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। अब क्योंकि नेचर एंड नर्चर, जिसके बारे में कई वीडियो में बात कर रहे हैं, नर्चर के रहते रहते उनका भी इंटरेस्ट जागा मैथ्स में। लेकिन उस जमाने में औरतों को यूनिवर्सिटीज में एंट्री ही नहीं मिलती थी। बहुत कम औरतें यूनिवर्सिटी जा पाती, तो जाती भी थी तो उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता था। मगर इन्होंने हार नहीं मानी। ह्यूमन स्पिरिट हैज़ बीन अनडिफीटेड सो फार, और उन्होंने लगातार, मतलब जानबूझकर घुस कर लोगों से लड़के, लोगों को नकार कर अपना कोर्स तो कंप्लीट किया ही किया, मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट हासिल की। और डॉक्टरेट हासिल करने के बाद वो हिल्बर्ट के साथ काम कर रही थी। और हिल्बर्ट जब ये इक्वेशन उनके पास लेकर आए तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। जो सूफियान यहाँ पे बात कर रहे थे सिमेट्री की, वही सिमेट्री को लेकर उन्होंने किस तरह आइंस्टाइन के रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर ये प्रूव कर दिया कि इवन एज पर आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स, एनर्जी इज कंजर्व्ड। बैक टू यू सूफियान। तो बात यहाँ पे आती है कि एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोमेंटम की बात पे। न्यूटन साहब बोल चुके थे कि भैया हमारा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। सवाल आपसे ये क्यों कंजर्व है भाई? तो उनकी मैथमेटिक्स ने एक चीज़ बात करी सिमेट्री के ऊपर, कि अगर हम लीनियर सिमेट्री की माने, लीनियर मतलब कि अगर हम डीप स्पेस में जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है आपके पास, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ है और दूसरी चीज़ यहाँ है? मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि एक चीज़ यहाँ पर है,
क्योंकि शायद इस टेबल के, इस लैम्प के इस पॉइंट पे इसके रिलेटिव ये यहाँ पर है। अगर मैं दुनिया से सब कुछ हटा दूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा। करेक्ट। हम हमेशा पोजीशन किसी के रेफरेंस फ्रेम पे निकालते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट से निकालते हैं। तो मतलब कि यूनिवर्स लीनियर सिमेट्रिक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, दीक्षित साहब एक बार आप कॉपी की तरफ दिखाइए कि मान लीजिए मैंने इस पेन को यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर कॉपी को नीचे से सरका दूं तो फिर से इस पॉइंट पे आ गया। मतलब कि मैं लीनियरली अपने पॉइंट को बदल सकता हूं और सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक है। इस लीनियर सिमेट्री से दुनिया में टर्म आती है, यूनिवर्स को पता चलता है कि लीनियर सिमेट्री की वजह से दुनिया में मोमेंटम कंजर्व है। सेम रोटेशनल सिमेट्री से दुनिया में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और एक टर्म आता है दुनिया में, उसी सिमेट्रिक मैथमेटिक्स से निकाला उन्होंने कि टाइम की सिमेट्री की वजह से यूनिवर्स में एनर्जी का कंजर्वेशन आता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, आइंस्टाइन साहब तो कह चुके थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। फैब्रिक ही नहीं है, कहीं वो खिंचा हुआ है ज़्यादा, कहीं कम खिंचा हुआ है। ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम फैब्रिक कितना खिंच जाता है, अर्थ के पास कम खिंचता है, सन के पास ज़्यादा खिंचता है। तो इसका मतलब स्पेस जो है ना वो अलग तरह से मुड़ा उड़ा है, मतलब लीनियर भी सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर स्पेस में उसमें खिंचाव कम है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, उसका उस स्पेस पे खिंचाव कम है। अभी मैं धरती पे बैठा हूँ ना, मेरे ज़मीन के पास जो स्पेस टाइम कर्व है वो ज़्यादा कर्व है, यहाँ पे कम कर्व है कि जितने तुम ग्रेविटी के पास हो उतना ज़्यादा कर्वेचर आ जाएगा। मतलब कि लीनियरली भी दुनिया में सिमेट्री नहीं है। अब लेकिन बहुत कम डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर, इस पॉइंट पे और ज़मीन के पॉइंट पे जो सिमेट्री हटी है वो बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व हो गया, इसलिए ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, इसलिए ओवरऑल टाइम भी कंजर्व हो गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल की बात, कॉस्मिक स्केल्स में। देखिए, जहां तक लोकल सिस्टम्स की बात आती है, लोकल सिस्टम्स मतलब क्या, एक छोटा सा सिस्टम जैसे कि हमारा एक स्टीम इंजन ही ले लो, तो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल अप्लाइज। लेकिन जब हम कॉस्मिक स्केल्स पर बात करते हैं, मतलब लाइट ईयर्स ऑफ स्पेस with all of its objects in there which are differently affecting the space time curvature, वहां पर क्या टाइम अब सिमेट्रिकल रहेगा? नहीं रहेगा, because as Sufyan explained, a larger object will further stretch the space time fabric। तो वहां पर टाइम का क्या हो जाएगा? सिमेट्री खत्म। सिमेट्री खत्म क्यों? क्योंकि टाइम वहां पर अलग चल रहा है ना। yes। जहाँ स्ट्रेच कम है वहाँ पे टाइम की स्पीड ज़्यादा है, जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है वहाँ पे टाइम की स्पीड कम है। जैसे कि हमने इंटरस्टेलर मूवी में देखा था कि मिलर्स प्लैनेट पे कितना ज़्यादा स्लो हो गया था टाइम। तो ओवरऑल यूनिवर्सली टाइम की सिमेट्री नहीं है। अब सोच के देखिए, जब बिग बैंग की हम जब थ्योरी देते हैं, अब मैं इसमें क्या बताना चाहता, जो मैं यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछा था ना कि भैया मैंने फुटबॉल को किक किया तो क्या वो चलती रहेगी? वो इसलिए नहीं चलेगी कि ओवरऑल ग्लोबली जो है टाइम सिमेट्री नहीं है। कैसे? जब बिग बैंग हुआ था टाइम था ही नहीं। बहुत सारी थ्योरी फिजिसिस्ट यही बोलते हैं, आज हमारे पास टाइम है। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, यूनिवर्स एक्सपेंड ही नहीं कर रहा, हमारा एक्सलरेट कर रहा है। स्पेस टाइम फैब्रिक एक्सलरेट कर रहा है और खिंच रहा है ज़्यादा, हर मोमेंट पे और ज़्यादा खिंचने लगा है। तो इसका मतलब हमारे पास आज जो टाइम है वो कल टाइम में सिमेट्री नहीं बनेगा। और टाइम की सिमेट्री का मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर मैं आज कोई एक्सपेरिमेंट करूँ और 10 साल बाद वो एक्सपेरिमेंट करूँ तो रिजल्ट सेम मिलने चाहिए, उसको कहते हैं टाइम सिमेट्री। लेकिन अगर मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट किया और 10,000 साल बाद देखा वो सेम एक्सपेरिमेंट किया, तब भी सेम मिल सकता है रिजल्ट। लेकिन 10 मिलियन साल बाद किया तो शायद डिफरेंस आ जाए, क्योंकि टाइम सिमेट्री नहीं है। तो इसी वजह से ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो वो बॉल इवेंचुअली जाके रुक जाएगी। और यही रीज़न है कि उस समय सो कॉल्ड जब हाई एनर्जी फोटॉन्स बने थे, वो आज हमारे पास माइक्रोवेव के फॉर्म में आ रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी कहीं नहीं गई। यूनिवर्स ने बोला ही नहीं है कि भैया तुम मुझ पे थोपो ये लाके बात, कि तुम मुझ पे बोल दे रहे हो तुम कि एनर्जी कंजर्व रखो। मैं रखना नहीं चाह रहा यार, मैंने सिमेट्री नहीं दी उस चीज़ की। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का रोल आता है, ये सारी बातें हैं। और यही मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर मैथ्स नहीं होती तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वुड जस्ट बी अ जनरल थियरी ऑफ व्हाटएवर, है ना। बिना मैथ्स के आइंस्टाइन को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती। इसीलिए मैथ्स, जैसे कि हमने एक रील में भी कहा था, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, है ना। मैथ्स जब तक है, अगर मैथ्स कोई चीज़ कह रही है उसको हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके प्रूव करके हम समझ पाते हैं कि वेदर दिस कॉन्सेप्ट रियली होल्ड्स एनी वेट, या फिर सर ये
थियरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है बस ना? बात ये है, ये सारे सवाल मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपके पास बहुत सारे सवाल दिमाग में आ गए होंगे, यार अगर एनर्जी भी कंजर्व नहीं तो हमारे क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है वो गलत है क्या? गलत नहीं है। लोकली हमारे पास एनर्जी कंजर्व है, जो हम Yes. बात कर चुके हैं। लोकली मोमेंटम कंजर्व है, लोकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बट कॉस्मिक स्केल्स पर नहीं। नहीं है। एटलीस्ट मैथ्स तो यही कह रही है। मगर इससे देखिए कितने इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होते हैं। अगर एनर्जी सच में कंजर्व नहीं है तो हमने पहले भी कहा था कि क्या होता है एक स्टार के साथ। स्टार में रहती है गैसेस, हाँ, वहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन होते 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 इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा when there is no more workable energy left, एंट्रोपी बहुत बढ़ गई है। दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द स्टार। बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन है। अब जब हम यूनिवर्स के एंड की बात करते हैं तब हमें रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमें ये पता है कि कॉस्मिक स्केल पर ओवर अ लार्ज इनफ स्केल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो एक सवाल मैं इस वीडियो के जाते खत्म करते करते छोड़ने के जाना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्स की बिगिनिंग के लिए हमें एनर्जी की जरूरत भी थी? बहुत सारी थ्योरीज आनी बाकी है, अभी क्वांटम फ्लक्चुएशन के ऊपर वीडियोज आनी बाकी है, बहुत सारे डिटेल वीडियोज, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे दिमाग महारथी लोगों ने इस संसार के बारे में बहुत कुछ बताना चाहा है। उन सब की थ्योरीज पे डेडिकेटेड वीडियोस बनती जाएगी। इस वीडियो का काम सिर्फ आप तक सवाल पहुंचाना था। धन्यवाद। जय हिंद।